हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिलिट्री रिसर्च सेंटर में एक रेनी नाम के लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जो कि डेली की तरह ही अपनी ड्यूटी आवर में बैठकर सैटेलाइट्स को चेक कर रही होती है। तभी रेनी की नज़र सूर्य की तरफ पड़ती है, जहाँ से कुछ अलग किस्म की वेव निकल रही थी, जो कि अपने रास्ते में आ रहे सारी चीज़ों को नष्ट करते हुए तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। जिसे देख पहले तो रेनी को ऐसा लगता है ये महज पीसी का कोई माल फंक्शन होगा, पर पीसी चेक करने के बाद भी जब वही नज़ारा देखने को मिलता है, रेनी फौरन ही इस बारे में यहाँ के सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करती है, जो ये सब देखकर फिलहाल तो रेनी को चुपचाप रहने और किसी से इस बारे में जिक्र करने से मना कर यहाँ से चली जाती है। तब रेनी समझ नहीं पा रही थी कि अब इसे क्या करना चाहिए, जिसके कुछ देर बाद इससे अब बर्दाश्त नहीं होता। तब रेनी यहाँ से निकलकर अपने सीनियर को बताने इस बारे में पहुँचती है। तब यहाँ पर केबिन में पहले से ही इसके सीनियर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और ये सीन यहीं पर कट होकर शिफ्ट होती है सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी कि अरमान पर, जो कि पेशे से एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर और सबमरीन इंजीनियर है। वैसे तो ये एक मिलीनियर का बेटा है, पर ये अपने घर को छोड़कर अकेला ही एक सिंपल सी जिंदगी जीता है। वहीं एक सुबह इसे मिलने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया आती है, जो कि पेशे से मरीन बायोलॉजिस्ट है और अपने काम के सिलसिले में ही ओशियन के डेप्थ में जाना चाहती है, जहाँ पर इसने सारी तैयारी कर ली है। इस ट्रिप को फंड करने के लिए स्पॉन्सर का जुगाड़ भी कर लिया है। बस इसे एक एक्सपीरियंस स्कूबा डाइविंग यानी कि गोताखोर चाहिए, जो कि इमरजेंसी में इनके काम आए। और विक्टोरिया को ऐसा लगता है अरमान इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा, इसलिए विक्टोरिया चाहती है कि इस ट्रिप पर अरमान भी इसके साथ चले। जिस पर अरमान जाने को जैसे हामी भरने वाला होता है, इसे मालूम पड़ता है कि दरअसल इस ट्रिप का स्पॉन्सर और कोई नहीं बल्कि इसका मिलीनियर पिता है, जिससे अरमान की कुछ खास बनती नहीं है। इसलिए अरमान सीधे विक्टोरिया को मना कर देता है, जिसे सुनकर विक्टोरिया चूंकि जानती थी अरमान एक मूडी किस्म का आदमी है, यहाँ विक्टोरिया अपने होटल का एड्रेस देकर चली जाती है, ये बोलकर कि अगर मन बदल जाए ना तो मुझे यहाँ से जरूर आकर मिलना। तब इस बारे में अरमान काफ़ी सोच विचार करता है, और चूंकि ये विक्टोरिया को अभी भी पसंद करता था, ये विक्टोरिया के साथ जाने को तैयार हो जाता है और विक्टोरिया के बताए एड्रेस पे जाता है। तब दरवाजा एक आदमी खोलता है, जिसे देखकर अरमान को लगता है ये शायद गलत एड्रेस पर आ गया है। तभी अरमान की आवाज़ सुनकर विक्टोरिया अंदर से बाहर आती है और अरमान को बताती है कि दरअसल ये शख्स, इसका नाम फ्रेडी है और ये विक्टोरिया का फियांसे है। अब ये सुन बेचारे अरमान का दिल तो टूट ही जाता है, पर ये अभी अपने इमोशन को छुपाकर विक्टोरिया को बधाई देता है। वहीं दूसरी तरफ रेनी अपना शिफ्ट खत्म कर अपने होटल रूम में आती है, जहाँ बार बार इसके दिमाग में वही सन वेव वाली बातें चल रही होती है। जिसके बाद रेनी फटाफट अपनी माँ और अपने परिजनों को कॉल करके बताती है कि सूर्योदय यानी कि अगली मॉर्निंग होने से पहले ही वे लोग किसी बंकर में, जहाँ पर कि सूर्य की रोशनी ना पड़ती हो, वहाँ जाकर छिप जाए, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और इतना बोल रेनी जैसे यहाँ पर कॉल कट करती है, इसके दरवाजे पर दो ऑफिसर्स पहुँचते हैं, जिन्हें देख कर रेनी यहाँ से छिपते हुए इनकी गाड़ी को लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। तो इधर अब विक्टोरिया भी अपनी ट्रिप के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जहाँ इसके साथ राना, बेंसन और फ्लिक्स नाम के असिस्टेंट थे, और चौथा अरमान, और इन लोगों के साथ विक्टोरिया का फियांसे फ्रेडी भी था, जो कि शिप पर ऊपर ही रुककर टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करने वाला था। आगे ये लोग अपनी मंजिल यानी कि ओशियन के बीचों बीच पहुँचते हैं, जहाँ अरमान अपने सबमरीन को तैयार करने लगता है ओशियन में उतरने के लिए। तभी इस शिप का कैप्टन आकर इन्हें बताता है कि पूर्वी एशिया की ओर जहाँ से सूर्योदय होने वाला है, आज उधर का नज़ारा थोड़ा सा अलग लग रहा है। जिस पर विक्टोरिया पूछते तो क्या ये हमारे ट्रिप में कोई बाधा डाल सकती है, हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्या। जवाब में फ्रेडी बताता है ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। चूँकि सूर्य उदय होने में मात्र 2-3 घंटे ही बचे हैं, फ्रेडी विक्टोरिया को जल्दी से अपने ट्रिप पर जाने बोलता है, क्योंकि विक्टोरिया ओशियन के जिस तल में जाने के लिए आई थी वहाँ पहुँच वापस लौटने में इन्हें 14 से 15 घंटे लगने वाले थे। इसलिए ये लोग अभी जाकर वापस जल्द से जल्द लौटने की फिराक में थे। जिसके बाद सबमरीन पर अरमान, विक्टोरिया, राना, बेंसन और फ्लिक्स बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और जाते जाते ओशियन के एक्वोटिक जोन में पहुंच जाते हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती है। और फिर ये लोग अपना काम खत्म कर वापस से ऊपर आ जाते हैं। तब तक सूर्य ढल चुकी थी, जहां पर ये लोग सबमरीन को शिप पर चढ़ाने के लिए फ्रेडी से कांटेक्ट करने लगते हैं, पर ये लोग देखते हैं कि इनका कनेक्शन टूट गया है। तब अरमान सबमरीन से बाहर निकल सामने खड़े शिप पर फ्रेडी और बाकी क्रू को आवाज़ लगाने लगता है। तब यहाँ भी कोई इनका रिप्लाई नहीं देता है, जिसे देखकर अरमान को कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। तब ये रस्सी निकालकर
दूसरा छोर शिप पर फंसाकर उसी रस्सी के जरिए शिप पर जाता है। तभी इसके पीछे विक्टोरिया भी यहाँ आ जाती है, जहाँ पर दोनों पूरे शिप को छान मारते हैं। तभी इन्हें फ्रेडी और कोई भी क्रू कहीं नहीं मिलता है। तभी फाइनली कॉन्टेक्ट रूम में इन्हें फ्रेडी का एक वीडियो क्लिप मिलता है, जिसे प्ले करते ही फ्रेडी इन्हें बताता है कि जब से सूर्य उदय हुआ है, सूर्य की रोशनी कुछ अलग ही किस्म की है। जो भी सूर्य की रोशनी में आ रहा है वो मारा जा रहा है, या यूँ कहे तो एशिया के अभी ऑलमोस्ट लोग मारे गए हैं और बच्चे लोग हर क्षण मर रहे हैं। इसलिए मैं और बाकी क्रू वापस जा रहे किसी बंकर में छुपने के लिए। मुझे मालूम है जब तुम लौटोगे सूर्य ढल चुकी होगी, इसलिए बस सावधान रहना। नेटवर्क मिलते ही मैं तुम लोगों से कांटेक्ट करता रहूँगा। अब फ्रेडी की ये वीडियो क्लिप देखते ही अरमान और विक्टोरिया तो काफ़ी डर जाते हैं और फिर फ़ौरन ही शिप से खाने की चीज़ें लेकर वापस अपने सबमरीन पर लौट जाते हैं और वापस लौटने लगते हैं अपने सिटी की ओर, ये चेक करने के लिए कि क्या सच में फ्रेडी ने जो कहा वो सच है। तभी अरमान देखता है इसके सबमरीन डिवाइस के अनुसार कोई बहुत ही बड़ा सा चीज़ इनके पीछे आ रहा है। तब ये लोग और भी घबरा जाते हैं और किनारा पर उतरते हैं। तब पीछे से कोई बड़ा सा जलीय जीव नहीं बल्कि मिलिट्री जमान से भरी एक सबमरीन होती है, जो कि किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ओशियन के भीतर गए हुए थे। तब अरमान इन लोगों को भी बाहर हो रहे क्राइसिस के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही चीफ अपने कमांडर सहित बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर ये देता है कि सिटी में जाकर देखे कि अगर कोई बचा है तो उनकी मदद करे। जिसे सुन ये लोग यहाँ से निकल पाते हैं और इनके साथ अरमान और विक्टोरिया भी, जिन्हें की फ्रेडी की तलाश थी, जो कि वीडियो के अकॉर्डिंग बंकर में छुपा हुआ है। तभी यहाँ पर विक्टोरिया के फ़ोन में सिग्नल लौट आती है और इससे फ्रेडी का एक और वीडियो मैसेज आता है, जहाँ पर फ्रेडी इन्हें बताता है कि ये सुरक्षित इस वक्त बंकर में है और सब चीज़ ठीक रहा तो ये ज़रूर इनसे दोबारा मिलेगा। जिसे देखकर विक्टोरिया काफ़ी भावुक होने लगती है और ये लोग सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ की हर तरफ लाशें गिरी पड़ी थी। पर हैरानी वाली बात ये थी कि किसी भी डेड बॉडी पर कोई भी बाहरी चोट या फिर जख्म के निशान नहीं थे। तब ये लोग लाश के करीब और आते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि दरअसल सूर्य से निकली जहरीली किरण इतनी पावरफुल थी कि उससे सभी इंसानों और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के इंटरनली बॉडी पूरी तरीके से जल गए हैं, यानी कि सभी काफ़ी तड़प कर मरे हैं। जिसे देखकर विक्टोरिया के तो रोंगटे ही खड़े होने लगते हैं फ्रेडी के बारे में सोच कर। और फिर ये अरमान के साथ बंकर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं इधर कमांडर सहित बाकी सोल्जर्स एरिया को चेक करते हुए बैंक में पहुंचते हैं, जहां एक शख्स जिंदा था पर काफ़ी तड़प रहा था, जिसकी हालत कमांडर से देखी नहीं जाती और ये इसको गोली से शूट कर मार देता है ताकि ये और देर तक यूं ही तड़पते ना रहे। और फिर बैंक के लॉकर से पैसे निकाल कर अपने साथ ले जाने को सोचता है, जिसे सुनकर सोल्जर्स लॉक रूम में चले जाते हैं, जो कि अचानक से बाहर से ही लॉक हो जाती है, जो लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुलती है। इस ग्रुप में से सिर्फ एक ही एल्टन नाम का सोल्जर बस बचता है, जो कि थक हार कर वापस अपने सबमरीन की तरफ निकल पाता है, क्योंकि मात्र कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली थी। वहीं इधर अरमान और विक्टोरिया भी फाइनली बंकर में पहुंचते हैं, जहां पर विक्टोरिया अपना दिल मजबूत कर बंकर के अंदर जाती है। तब ये देखते हैं यहाँ बंकर में भी कई लाशें गिरी पड़ी है। डैट मीन्स कि सूर्य की जहरीली किरण को बंकर की इतनी मोटी दीवार भी नहीं रोक पाई। तभी आगे बढ़ने के क्रम में इन दोनों की नज़र फ्रेडी की लाश पर पड़ती है, जहाँ फ्रेडी के बगल में इसका फ़ोन था, जिसे जब अरमान चेक करता है तब उसमें फ्रेडी का आखिरी वीडियो रिकॉर्डेड होता है, जिसमें फ्रेडी काफ़ी खुश था कि सूर्य ढलने में अब मात्र 5 मिनट बचे हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ढलती सूरज की रोशनी का असर यहाँ बंकर तक भी पहुँच गया और यहाँ पर फ्रेडी दर्द से तड़पने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर अरमान और विक्टोरिया के तो रोंगटे ही कांपने लगते हैं। जिस पर फ्रस्ट्रेट होकर अरमान फ्रेडी का फ़ोन यहीं पर तोड़ देता है और फिर जल्दबाजी में विक्टोरिया को लेकर बंदरगाह की तरफ लौटने लगता है। वहीं इधर एल्टन को हम देखते हैं, जिसे ये लगने लगा था कि इसके दोस्त जिन्हें इसने अभी खो दिया है सारी इस अरमान की ग्रुप की गलती है। ना अरमान और विक्टोरिया फ्रेडी को ढूंढने का जिद करते, ना ही ये लोग इधर उधर आकर फंस जाते। इसलिए अल्टन सबमरीन की गेट को बंद करवा देता है, ये बोलकर कि अब अरमान और विक्टोरिया इसके साथ नहीं आ सकते हैं। पर इस सबमरीन का चीफ स्ट्रेनली एल्टन को डांट कर चुप करा देता है और फिर अरमान और विक्टोरिया को पहुंचते ही उन्हें अंदर ले लेता है। तब अरमान के ग्रुप यानी कि विक्टोरिया, राना, फ्लिक्स और बेंसन देखते हैं कि एल्टन ने पूरे क्रू को इनके खिलाफ कर दिया है, सिर्फ चीफ स्ट्रेनली ही इसके साइड में है। आगे एल्टन और बाकी के सोल्जर्स अरमान के ग्रुप को इस सबमरीन में रहने के बदले यहाँ के सारे काम करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि अब इन पांचों के पास और भी कोई चारा नहीं था
ये लोग काम करने को रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक से यहाँ हर तरफ अलार्म बजने लगती है क्योंकि सबमरीन के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब चूंकि सबमरीन का चीफ इंजीनियर तो वहीं बैंक में लॉक हो गया था, यहाँ सभी काफ़ी पैनिक करने लगते हैं ये सोचकर कि अब यहाँ पर क्या होगा। तभी अरमान आगे बढ़कर इंजन को ठीक कर देता है क्योंकि ये तो एक सबमरीन इंजीनियर ही था, जिसे देखकर स्टैनली काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और फिर अरमान को इस सबमरीन का अब से चीफ इंजीनियर बना देता है, जिस पर एल्टन अपने चीफ के इस डिसीजन पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। और जब भी वक्त मिलता है ये अरमान के बाकी दोस्तों को नीचा गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वहीं आगे एल्टन चीफ से छुपाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इसे ऐसा लगता है कि कुछ खाने की चीज़ें यहाँ से गायब है। तभी ये नशे में बिना कुछ सोचे समझे वहीं से गुजर रही विक्टोरिया के पास आकर इससे बदतमीजी करने लगता है, ये बोलकर कि विक्टोरिया ने ही इसकी चीज़ें चुराई है। तभी पीछे से चीफ की बेटी और इस सबमरीन के ऑपरेशन ऑफिसर ओलिविया आकर एल्टन को विक्टोरिया से दूर रहने बोलती है, जिसे सुनने के बाद भी एल्टन यहाँ नहीं रुकता और ये जाकर अपने बाकी साथियों को उठाकर नशे की हालत में चीफ के पास आकर तेज आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है कि ये लोग इन पाँचों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन्हें अभी सबमरीन से बाहर फेंकना होगा। जवाब में चीफ एल्टन को इस तरीके से नशे की हालत में देखकर इस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। तभी यहाँ पर साइड से अरमान आकर आराम से बाकी सोल्जर्स को बोलना शुरू कर देता है, आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि मे भी हम इस प्लानेट पर जिंदा बचने वाले आखिरी इंसान हो। हमें तो और एक दूसरे की मदद कर एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। जहाँ अरमान की बातों से इस सबमरीन का कमांडर का गुस्सा शांत हो जाता है और अब कुछ लोग इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी चीफ के केबिन में ये सारी डिस्कशन चल ही रही होती कि तभी दूसरी तरफ फ्लेक्स की नज़र एक सोल्जर पर पड़ती है, जो कि खुलेआम लापरवाही से हैंड ग्रेनेड यानी कि बॉम्ब को लेकर इसे घूर रहा होता है। अब ये देख फ्लेक्स के तो होश ही हो जाते हैं और ये भागकर सभी को इस बारे में बताता है, जिसे सुन जब सभी इस सोल्जर्स के पास आते हैं सभी देखते हैं कि ये शख्स ग्रेनेड को अपने हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए बोलना शुरू करता है, सभी मारे गए, कोई नहीं बचा है, बिना अपनों के जिंदा रहकर हम क्या करेंगे, इसलिए आओ हम सभी भी मर जाते हैं और एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपने परिवार वालों के मरने के गम से काफ़ी टूट गया था और उसी डिप्रेशन में इसने मरने का इरादा बना लिया था। अब यहाँ पर इस शख्स को रोकने के लिए चीफ आगे बढ़ता है, तब इसकी नज़र ग्रेनेड पर पड़ती है जिसकी सील टूटी हुई थी, यानी कि अगले कुछ सेकंड में यहाँ ग्रेनेड फटने वाली थी। तब सभी की जान बचाने के लिए चीफ अपनी कुर्बानी देते हुए इस शख्स के साथ उसी कमरे में लॉक होकर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि इस बॉम्ब की लपटें बाहर तक ना आए और अगले ही क्षण चीफ और ये शख्स दोनों ही मारे जाते हैं। जहाँ पर बाकी सबकी जान तो बच जाती है, पर इस धमाके से सबमरीन में एक छेद हो जाती है जिसकी वजह से बाहर का पानी अंदर घुसने लगता है, जिसे सभी मिलकर बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर लास्टली अरमान इन्हें बताता है कि ये छेद सबमरीन के बाहर निकलकर ही बंद किया जा सकता है। अब यहाँ पर चूंकि अपने पिता के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओलिविया के कंधे पर आ गई थी, ये बेचारी तो खुल के रो भी नहीं पाती और तुरंत ही अरमान के साथ बाहर निकलकर छेद बंद करने लगती है। जहाँ पर एक मछली ओलिविया पर अटैक भी कर देता है, जिससे कि निपट कर फाइनली ये दोनों छेद को बंद करके सक्सेसफुली सबमरीन के अंदर आते हैं और वापस इस सूर्य ढलने के वक्त को देखकर ये लोग वापस से पानी से बाहर निकलते हैं और बंदरगाह के नज़दीक वाले आर्मी बेस रिसर्च सेंटर में जाते हैं अपने लिए खाने पीने और दवाइयों का जुगाड़ करने के लिए। तब ये देखते हैं यहाँ अंदर भी काफ़ी सारे सोल्जर्स मरे पड़े हैं। तब सबसे पहले तो वो कमांडर्स और ओलिविया मिलकर इन सभी सोल्जर्स का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर खाने की चीज़ें इकट्ठा करने लगते हैं। तब ये देखते हैं खाने की चीज़ें जैसे कि फलों और सब्जियों में से इनकी न्यूट्रिशन और स्वाद ही खत्म हो गई है। आगे विक्टोरिया और बेंसन दवाइयाँ लेने जाते हैं। तब हम बेंसन को देखते हैं, सारी सिचुएशन को देखते हुए ये भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा था, इसीलिए बेंसन यहाँ पर खुद को ठीक रखने के लिए ये दवाइयों में से नशे वाली पिल्स विक्टोरिया से छुपाकर खा लेता है। वहीं एपिसोड के आखिर में अरमान और फ्लिक्स जब खाना खा रहे होते हैं, फ्लिक्स की नज़र एक अनजान शख्स पर पड़ती है जो कि इनकी किचन में छुपा हुआ होता है और फ्लिक्स पर नज़र पड़ते ही भागना शुरू कर देता है, जिसे कि लास्टली सभी मिलकर घेर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, ये अनजान शख्स आखिर कौन है, ये जानने के लिए ना इसका पार्ट 2 जरूर देखें, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर आपने कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखा तो इसलिए जाइए और कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे इसका पार्ट 2 में उतना ही जल्दी से लाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।